हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको इस नए साल की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका आने वाला समय आपके पिछले समय से बहुत बेहतर हो, आप बेहतर करें। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप लोग इसे ध्यान से एक बार समझ लिए तो आने वाले समय में सारा भ्रम, सारा कंफ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड सारा खत्म हो जाएगा। और मैं दोस्तों दावा करता हूं, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी प्रश्न बनेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। जी हां दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आरक्षण की ऐतिहासिक घटनाओं पर। जी हां दोस्तों, आरक्षण की ऐतिहासिक घटनाओं को आज हम लोग निचोड़ आपके सामने रखेंगे कि विभिन्न वर्गों का जो आरक्षण मिला उसकी प्रक्रिया क्या रही, तब से लेकर अब तक दोस्तों हम कहां पहुंचे हैं आरक्षण के पैटर्न पर, इसे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों आजादी के बाद से लेकर। देखिए, आजादी मिली उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ, उसी के साथ ही SC ST का आरक्षण लागू हो गया था। और दोस्तों जो SC ST को आरक्षण मिला उसमें दो लेयर था। एक लेयर में दोस्तों विधायिका और संसद में जो सीटें होती हैं उसके रिजर्वेशन का, और दूसरे में दोस्तों शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों का। दोस्तों ये जो SC ST को दो लेयर में आरक्षण दिया गया, ये 10 साल के लिए केवल दिया गया था। 1950 से 1960 तक कहा गया था कि ये 10 साल में ये भी मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, इनकी स्थितियों में परिवर्तन आ जाएगा तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों 10 साल आते आते 1959 में यह देखा गया कि यार 10 साल होने वाला है, कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ, चीजें जस की तस वैसे के वैसे पड़ी हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया। डिसीजन ये था दोस्तों कि जो सीटों का रिजर्वेशन है, विधानसभा और संसद के सीटों का आरक्षण, इसको हम 10 साल के लिए संविधान में संशोधन के माध्यम से बढ़ा देते हैं। यानी सीटों का रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। और जो शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों का आरक्षण था, इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया कि यार 10 साल में कुछ नहीं हुआ, अच्छा आगे अच्छा चीजें बेहतर कब होंगी किसी को नहीं पता। तो ये जो शिक्षण संस्थाओं सरकारी नौकरियों का आरक्षण अनलिमिटेड समय के लिए बढ़ाया गया, सीटों का रिजर्वेशन 10 साल के लिए बढ़ाया गया। अभी भी वही कॉपी किया जाता है जैसे उस समय 10 साल के लिए बढ़ाया गया था संविधान में संशोधन करके। अब भी वही प्रोविजंस लागू हैं कि और तब से लेकर आज तक 10-10 साल के तक, और यही सीटों का रिजर्वेशन की बात, और यही सीटों का रिजर्वेशन तब से लेकर अब तक 10-10 साल तक बढ़ाते बढ़ाते आज हम लोग 1930 तक बढ़ा दिए गए हैं। जैसे दोस्तों 1960 से 70 किया गया, 70 से 80, 80 से 90, 2000, 2010, 2010 से 20, 20 से आज 30। अभी जो सीटों का रिजर्वेशन है इसकी वैलिडिटी 2030 तक है। और दोस्तों ये जो सीटों का रिजर्वेशन है इसकी वैलिडिटी खत्म होने से 1 साल पहले संविधान में संशोधन करके ये बताना पड़ता है कि हम कितने समय के लिए बढ़ा रहे हैं। जैसे दोस्तों जब इसकी वैलिडिटी 2010 तक थी तो 2009 में ही यूपीए सरकार ने 95वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया कि हम इसे 2020 तक बढ़ा रहे हैं। उसके बाद मोदी जी आ गए, मोदी जी भी 2019 में 104वां संविधान संशोधन लेकर आए जिसमें 2 प्रावधान किए। एक तो जो लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की 2 सीटें रिजर्व रहती थी उसको खत्म किया, और साथ ही साथ जो SC ST के सीटों का रिजर्वेशन है उसको 2030 तक बढ़ाया। तो अभी 2030 तक सीटों का रिजर्वेशन लागू है, और शिक्षण संस्थान सरकारी नौकरियों का आरक्षण अनलिमिटेड समय के लिए लागू है। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने यह समझा कि SC ST का जो आरक्षण है वो शुरू कैसे हुआ, आज हम लोग कहां तक पहुंचे हैं। अब दोस्तों मेन पॉइंट पर फोकस कीजिए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन सारे आर्टिकल्स को समझ लीजिए कि आखिर SC ST के जो रिजर्वेशन है उससे संबंधित कौन आर्टिकल कहां पर है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, SC ST से जुड़े विभिन्न आर्टिकल्स। चलिए हम समझते हैं। आप ये जान लीजिए पहले कि ये जो 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15 क्लास 4, आर्टिकल 16 क्लास 4, ये SC ST और OBC तीनों के लिए है। अब दोस्तों इसको देखिए, आर्टिकल 15 क्लास 4 ये क्या कहता है कि SC ST और OBC को जो शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन मिलता है यह उसका प्रावधान करता है। आर्टिकल 16 क्लास 4 का क्या काम है कि यही SC ST
SC और OBC को सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है ये उसका प्रावधान करता है। और यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 330 क्या है कि लोकसभा में SC ST के लिए जो सीटों का रिजर्वेशन है ये उसका प्रावधान करता है जनसंख्या के अनुपात में। और अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए जो सीटों का रिजर्वेशन है ये उसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए SC ST के दावों पर विचार करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 243 आप लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा इसको पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायतों में SC ST के लिए सीटों के रिजर्वेशन का प्रावधान है। और दोस्तों यही प्रावधान महिलाओं के लिए भी है। महिलाओं को जो आरक्षण, महिलाओं में सभी महिलाएं आ जाती हैं और साथ ही साथ ये SC ST के लिए भी है। तो याद रखेंगे, चाहे SC ST का पूछे या महिलाओं को पूछे, यही आर्टिकल्स बताइएगा। आर्टिकल्स ये अनुच्छेद 233T जो है ये संशोधित है। नगर पालिकाओं में SC ST के लिए सीटों का रिजर्वेशन करता है। यस। अंत में देखिए दोस्तों अनुच्छेद 46 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यों को निर्देश दिया गया है, DPSP से जुड़ा हुआ यह प्रावधान है कि SC ST के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देने का निर्देश देता है। यानी कोई भी कमजोर वर्ग हो उसको आरक्षण दिया जा सकता है। आपको जो EWS वाला प्रावधान है इसी से वो रिलेटेड है। तो देखा हमने इसको। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं OBC के रिजर्वेशन, जो पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला वो कैसे मिला, उसकी प्रोसेस होते होते अब कहां तक हम लोग पहुंचे हैं उसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। देखिए संविधान लागू होने के बाद जैसे ही SC ST को आरक्षण मिला तो बहुत सी ऐसी OBC जातियां थी जो ये कह रही थी कि भाई हमारी भी स्थिति SC ST जैसे ही है, हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। वो हल्ला मचाने लगी। तो उस हल्ला को शांत करने के लिए नेहरू सरकार ने 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। और इन्हीं के नाम पर इनको काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता है। दोस्तों उस समय इन्होंने जो सुझाव दिया तो सरकार ने इसको ठंडे बक्से में रख दिया, क्योंकि दोस्तों उस समय ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा समर्थन कांग्रेस को था। तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अगर हम इनको आरक्षण दे देंगे तो जो सवर्ण हमारे साथ है वो हमसे नाराज हो जाएगा। तो दोस्तों ये चलते चलते ये मांग नहीं उठी। और दोस्तों 1977 में जब कांग्रेस पहली बार हारी और जनता पार्टी सरकार में आई, जनता पार्टी ने इस बात को महसूस किया कि अगर OBC जातियों को अगर हम आरक्षण दे देते हैं तो ये हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारा जनाधार बढ़ेगा। तो उन्होंने इस दर्द को महसूस करते हुए 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष BP मंडल थे। दोस्तों उन्हीं के नाम पर इसे मंडल आयोग कहा जाता है। BP मंडल दोस्तों बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये बिहार के पूर्व CM रह चुके हैं। तो इन्हीं के अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था 79 में। और दोस्तों 1980 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट में बताया कि हाँ ये OBC जातियां हैं, इनको आरक्षण जरूरी है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश 1980 में ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई, फिर कांग्रेस सरकार आ गई। उसके बाद दोस्तों 1990 में BP सिंह दोस्तों प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उन्हीं के कार्यकाल में ये मंडल आयोग को लागू किया गया। इतना ज्यादा प्रेशर था, जैसे मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू यादव, इन लोगों ने दोस्तों एक बहुत बड़ा दबाव बनाया। उस दबाव के चलते मंडल आयोग लागू हुआ 1990 में। और जो अति पिछड़ी OBC जातियां हैं उनको 27% का रिजर्वेशन मिला। दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि जो सवर्ण जातियां हैं इस बात को लेकर नाराज हुई कि भाई इनको आरक्षण मिल गया, ये भी तो हमारे जैसे हैं, ये कहां उतना पिछड़े हैं। तो इस बात को लेकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो 1992 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भाई ये जो आरक्षण दिया गया है 27%, ये लीगल है, सही है, लेकिन आरक्षण उनको नहीं मिलना चाहिए। OBC जातियों में जो क्रीमी लेयर है यानी जो साधन संपन्न लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और आरक्षण को 50% से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, यानी 50% ज्यादा से ज्यादा आरक्षण होना चाहिए और 50% सीटें अनरिजर्व होनी चाहिए। यानी 7.5% तो ST का हो गया, 15% SC का हो गया, 27% आप OBC को दे दिए तो 49.5 यानी 50% हो गया। अब आपको 50% सीटें अनरिजर्व रखनी होगी, इस बात पर डन हुआ। लेकिन मोदी जी आते हैं तो उन्होंने भी सोचते हैं कि भाई वो SC ST को आरक्षण दिए, ये OBC को दिए, हमारे साथ ये कोर
वोटर है सवर्ण, इसको भी खुश करने के लिए मोदी ने भी एक लॉलीपॉप टाइप का ईडब्ल्यूएस लेकर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस पर। मोदी सरकार ने 2018 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस लेकर आई, यानी आर्थिक रूप से कमजोर जो सवर्ण हैं, यानी वो जो नॉन ओबीसी एससी एसटी है, इसका मतलब यही हुआ कि जो सवर्ण है उनके लिए 10% का रिजर्वेशन लेकर आई कि जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण है उनको भी आरक्षण मिला जाए। दोस्तों, जैसे ही मोदी सरकार ईडब्ल्यूएस का ये प्रावधान लेकर आई, बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, हल्ला मचने लगा। ये तो इंदिरा साहनी केस का उल्लंघन हुआ, क्योंकि इसमें अब 50% सीटें रिजर्व थी, अब तो आप 60% सीटें रिजर्व कर दीजिए, उनका दोस्तों उल्लंघन हो गया। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने डीपीएसपी का हवाला देते हुए इस बात को डिफेंड किया। लेकिन दोस्तों, मैं भी ये मानता हूं कि अगर एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा खाने के लिए मर रहा है तो उसे भी आरक्षण मिलना चाहिए। अगर वहीं एक एससी एसटी का बच्चा, वो आईएएस ऑफिसर का बच्चा है, तो उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सही लागू कैसे होगा? आपने तो ईडब्ल्यूएस में ऐसा प्रावधान कर दिया है कि सारे के सारे उसमें सवर्ण आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ये लेकर आए कि हम गरीब सवर्णों के लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक तरह से सवर्णों को लॉलीपॉप देने का ये उन्होंने काम किया है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, आरक्षण सभी को मिल जाए या आरक्षण किसी को न मिले, दोनों बातें बराबर होती है। यदि आप सच में गरीब सवर्णों का दर्द समझ रहे होते, उनके लिए आरक्षण लाए होते, तो उसका दोस्तों उसमें जो मानक आपने तय किया है, ऐसा मानक कह दिया कि सभी लोग आ जा रहे हैं, लगभग 95% लोग इसमें आ जा रहे हैं, और जिसमें वो गरीब ब्राह्मण है, गरीब सवर्ण है, उनको जो मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, ये था उसमें प्रावधान, और इस प्रावधान के लिए आर्टिकल 15(6) और 16(6) ये वाला जोड़ा गया था। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं महिलाओं के आरक्षण को लेकर। दोस्तों, वैसे तो महिलाओं को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही पंचायतों में 33% का रिजर्वेशन मिला था, लेकिन दोस्तों उनको जो विधानसभा और संसद की जो सीटों का आरक्षण है उनको तो मन मुताबिक दे दिया जाता था, लेकिन उनमें इनको आरक्षण नहीं था। तो मोदी सरकार 128वां संविधान संशोधन लेकर आती है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को जो विधानसभा और संसद की सीटों में 33% का रिजर्वेशन का प्रावधान उसमें किया, लेकिन ये अभी लागू नहीं है। अभी ये जो जाति जनगणना वगैरह ये सब हो जाएगी, इसके बाद दोस्तों एक नया खाका तैयार होगा, तब इसको लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने विभिन्न वर्गों के आरक्षण का दोस्तों एक तरह से पूरे पैटर्न को समझा, उनके आर्टिकल्स को समझा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे।